फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव। और क्या आपने कभी सोचा अगर हमारे अर्थ को ब्लैक होल बनने तक कंप्रेस किया तो उससे कितना बड़ा ब्लैक होल बनेगा? नहीं पता? वेल, अंदाजा तो लगाओ। नहीं लगा पा रहे हो? इट विल हैव अ डायमीटर ऑफ जस्ट 0.69 इंचेस। 1 इंच से भी छोटा ब्लैक होल बनेगा। पर इन कंपैरिजन टू सैजिटेरियस ए, क्या ये छुटकू सा ब्लैक होल किसी का कुछ उखाड़ने के काबिल भी है कि नहीं? वेल, वो तो हम आगे देखेंगे, बट फिलहाल इंटरस्टेलर मूवी के सीन पे जरा नजर डालो। इस सीन में कूपर अपनी बेटी को यह कहता है कि वो एक मिशन के चलते गारगेंचुआ ब्लैक होल के नजदीक मौजूद मिलर्स प्लैनेट पर जाने वाला है। एंड वहां से लौटने के बाद वो और उसकी बेटी ऑलमोस्ट सेम एज की हो गई होगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा इसके पीछे आखिर वजह क्या है? क्या ब्लैक होल्स के पास ऐसी मिराकुलस मैजिकल पावर है कि वो समय को रोक देते हैं? वेल, इन सवालों का जवाब देने के लिए मैं भी उतना ही एक्साइटेड हूं जितना कि आप इसके जवाब को जानने के लिए हो। और ये जवाब आपके फिजिक्स के और साइंस के कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स है ना, उसको क्लियर करेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस गेट ऑन इन आवर टुडेस वीडियो टाइटल्ड व्हाई डज टाइम स्टॉप इनसाइड अ ब्लैक होल। कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क के एस्ट्रोबायोलॉजी सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर कैलिब स्कार्फ ने हाल ही में बिजनेस इनसाइडर को दिए अपने इंटरव्यू में यह कहा कि छोटे ब्लैक होल्स बड़े ब्लैक होल से ज्यादा खतरनाक होते हैं। पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर इन छोटे ब्लैक होल्स में ऐसा क्या होता है जो स्कार्फ को ये इतने डेंजरस रखते हैं? वेल, अकॉर्डिंग टू स्कार्फ, छोटे ब्लैक होल्स में ग्रेविटेशनल टाइडल फील्ड्स बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच चुकी होती है, जिसका मतलब ये होता है कि उस ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के नजदीक जाते ही आप किसी फ्रूट जूस की तरह इंस्टेंटली जूस लिए जाओगे, एंड वो भी ड्रॉप बाय ड्रॉप। एंड इसी चीज को अगर हम बड़े ब्लैक होल्स के कॉन्टेक्स्ट में कंपेयर करें तो उनके मुताबिक बड़े ब्लैक होल्स एक्चुअली में जेंटल बीस्ट्स होते हैं, यानी कि एक सॉफ्ट हार्टेड दानव। अब उनके इवेंट होराइजन के अंदर चले भी गए ना तो भी आपकी इंस्टेंटली चटनी नहीं बनेगी। यहां पर बस आप बिना कुछ अलग फील किए इन ब्लैक होल्स के इवेंट होराइजन को क्रॉस करके अंदर की ओर बढ़ने लगोगे। एंड हालांकि देयर वुड स्टिल बी अ डिफिकल्टी बाहर निकलने में, बट वो रिप अपार्ट वाली फीलिंग आपको इतना जल्दी नहीं आएगी। इसे बाय द वे कैलिब स्कार्फ हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। लेकिन डॉक्टर स्कार्फ आखिर ये किस आधार पर कह रहे हैं? सो डॉक्टर स्कार्फ की हाइपोथेसिस को समझने के लिए आपको पहले एक ब्लैक होल के अलग अलग पार्ट्स क्या होते हैं और वो किस तरह वर्क करते हैं टुगेदर, उसे समझना पड़ेगा। सो देखो, किसी भी ब्लैक होल में 4 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। पहले नंबर पर आता है एक्रीशन डिस्क, जिसमें मैटर किसी डिस्क के रूप में लाइट स्पीड से ब्लैक होल के चक्कर काट रहा होता है। दूसरा पार्ट होता है फोटोन का स्फीयर, जिसमें चारों ओर से आने वाली लाइट के फोटॉन्स अपनी लाइट स्पीड के कारण ब्लैक होल के अंदर तो नहीं गिरते, मगर एक्चुअल ब्लैक होल के इर्द गिर्द चमकते हुए दिखाई देते हैं एक स्फीयर के रूप में। नंबर 3 पर आता है इवेंट होराइजन, जो ब्लैक होल के अराउंड मौजूद एक ऐसा स्फीयर होता है जिसके अंदर कदम रखते ही लाइट स्पीड से दौड़ती चीज भी वापस बाहर नहीं आ सकती, एंड हेंस इट अपीयर्स डार्क। फोर्थ पार्ट होता है सिंगुलैरिटी, जो कि एक इन्फिनिटली कंप्रेस्ड पॉइंट मास होने के कारण ब्लैक होल की इतनी इंटेंस ग्रेविटी के पीछे का मुख्य कल्प्रिट होता है। एंड नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। अब वैसे तो ये चारों चीजें सभी ब्लैक होल्स में मौजूद होती है और हमारी परेशानी भी सबसे बाहर मौजूद एक्रीशन डिस्क से ही शुरू होती है। अब बताया क्यों? क्योंकि उसका तापमान मिलियंस ऑफ डिग्रीज होता है। लेकिन जो बात छोटे ब्लैक होल्स को और भी ज्यादा खतरनाक बनाती है वो होती है उसका श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस। नाउ आई नो ये नाम सुनकर आपको काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट इट साउंड्स कॉम्प्लिकेटेड, है बहुत ही सिंपल, ट्रस्ट मी। रियलिटी में श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस बस सिंगुलैरिटी और इवेंट होराइजन के बीच का डिस्टेंस होता है। ये रेडियस बेसिकली हमें इस बात का अंदाजा लगाने में मदद करता है कि कोई ब्लैक होल जब आपको खाएगा तो आपको अक्खा निकलेगा या पहले आपकी चटनी बनाएगा और फिर निकलेगा। लेकिन वो सिंगुलैरिटी से लेकर इवेंट होराइजन तक कितने ग्रेजुअली फेड हो रहा है वो भी तो मैटर करता है। नहीं समझे? तो देखो, छोटा सा ब्लैक होल यानी कि छोटा रेडियस, और छोटा रेडियस मतलब ड्रास्टिक डिफरेंस बिटवीन इवेंट होराइजन के अंदर की ग्रेविटी और इवेंट होराइजन के बाहर की ग्रेविटी। यानी कि हमारे लोअर बॉडी का जितना हिस्सा इवेंट होराइजन के अंदर घुसता चला जाएगा उतना हिस्सा अपर बॉडी और लोअर बॉडी के बीच ड्रास्टिक ग्रेविटेशनल डिफरेंस के चलते टूट कर अंदर गिरता चला जाएगा। अब इतना वायलेंस बड़े ब्लैक होल्स नहीं दिखाते हैं। बड़े ब्लैक होल्स में ग्रेविटी काफी इंटेंस होती है माना, मगर उनका रेडियस बड़ा होने की वजह से ग्रेविटी सिंगुलैरिटी से इवेंट होराइजन तक स्मूथली फेड होती है, जिससे आपकी अपर बॉडी और लोअर बॉडी एकदम से अलग अलग लेवल का ग्रेविटेशनल पुल एक्सपीरियंस नहीं करती है और पूरी तरह से अंदर खींची चली जाती है, यू नो, एज अ वन सिंगल पीस। कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि ऐसे बड़े ब्लैक होल्स में तो पता भी नहीं चलता है कि कब आपने इवेंट होराइजन के अंदर कदम रख दिया, एंड बिफोर यू रियलाइज यू आर जस्ट डेड।
बट फ्रेंड्स ऑफ कोर्स ऐसा कोई भी मां का लाडला साइंटिस्ट नहीं है जो ये दावे के साथ कह सके कि यस ब्लैक होल के अंदर जाने पर ऐसा ही होगा, which kind of makes me think कि क्या ब्लैक होल में आप सच्ची में मरते हो या फिर आपके लिए समय रुक जाता है और आप इन्फिनिट समय के लिए बस एक ही टाइम जोन में फंस जाते हो। वेल फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में बताया था कि यूनिवर्स का जो स्पेस टाइम फैब्रिक है वो एक बड़े इलास्टिक कपड़े की तरह होता है जिस पर हर चीज, और फिर चाहे वो मूव कर रही हो या नहीं, लाइट स्पीड से दौड़ रहा होता है, व्हिच इज कांस्टेंट स्पेस टाइम स्पीड। और हर वो चीज जो डिस्टेंस ज्यादा कवर करके स्पेस टाइम में आती है, व्हिच इज कांस्टेंट स्पेस टाइम स्पीड। और हर वो चीज जो डिस्टेंस ज्यादा कवर करके स्पेस के डिमेंशन में इस स्पीड वैल्यू तक पहुंच पाती है, व्हिच इज कांस्टेंट स्पेस टाइम स्पीड। और हर वो चीज जो डिस्टेंस ज्यादा कवर करके स्पेस के डिमेंशन में इस स्पीड वैल्यू तक नहीं पहुंच सकती, वो टाइम के डिमेंशन में तेजी से दौड़ने लगती है टू कॉम्पेंसेट फॉर द लॉस। यानी सिंपली पुट, तो हर वो ऑब्जेक्ट जो लाइट स्पीड से मूव नहीं करता है वो स्पेस डिमेंशन में कम और टाइम डिमेंशन में ज्यादा मूव कर रहा होता है। और इसके विपरीत हर वो ऑब्जेक्ट जो लाइट की स्पीड से मूव करता है वो स्पेस में मैक्सिमम मूव करता है, लेकिन टाइम डिमेंशन में वो थम सा जाता है, which is also called as time dilation। बट इस फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट को आखिर विजुअलाइज कैसे करें? क्योंकि आप जो बोल रहे हो बहस के लिए, सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है ना? So no worries, let's understand this practically। देखो, स्पेस टाइम फैब्रिक जो है ना, वैसे तो एक 4 डिमेंशनल एंटिटी होती है जिसमें स्पेस के 3 डिमेंशंस होते हैं और टाइम का 1 डिमेंशन होता है, जिसे बाय द वे हम ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए एक के रूप में क्लब करके दिखाते हैं। अब जब हम इस तरह के स्पेस टाइम फैब्रिक में किसी ब्लैक होल जैसा एक एक्सट्रीमली हैवी ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो वो उसमें कुछ इस तरह का एक्सट्रीमली गहरा कुआं क्रिएट कर देता है जिससे हर पास आती हुई चीज उसके तरफ खींची चली जाती है बिकॉज़ ऑफ ग्रेविटी। रिमेंबर? नाउ इमेजिन कि एक ऑब्जेक्ट एक सीधी लाइन में इस ब्लैक होल की तरफ बढ़ रहा है। व्हाट डू यू थिंक? व्हाट विल हैपन विद इट? वेल, अगर आप खुद इस ऑब्जेक्ट में बैठे हो ना, तो आप सबसे पहले तो ये नोटिस करोगे कि आप काफी स्लो मूव कर रहे हो, बट देन ब्लैक होल के पास मौजूद स्लोप के कारण आपकी स्पीड बढ़ने लगेगी until it reaches the maximum, which is light speed। माइंड यू, आपको शायद लग रहा होगा कि यही अंत है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। अभी बहुत समय बाकी है जिसमें आपको सिंगुलैरिटी की ओर परपेंडिकुलरली नीचे बढ़ते ही रहना होगा एट लाइट स्पीड। अब क्योंकि आप खुद उस ऑब्जेक्ट में थे और लाइट स्पीड से बढ़ रहे थे, आपका टाइम नॉर्मल ही फील होगा क्योंकि आपने जो भी जर्नी एक्सपीरियंस किया वो आपने पूरी तरह से फील जो किया, और तो और आपने बहुत सारा डिस्टेंस भी तो कवर किया। बट नाउ इमेजिन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव उस पर्सन का जो खुद उस ऑब्जेक्ट में मौजूद नहीं है, बल्कि ऊपर से मे बी उसे ब्लैक होल की तरफ बढ़ते हुए देख रहा है। क्या लगता है आपको, उसको ये इवेंट कैसे दिखाई देगा? जब आप इसी ऑब्जेक्ट को कहीं दूर से ऑब्जर्व करोगे तो आप ये नोटिस करोगे कि वो ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के पास जाते जाते फास्ट नहीं बल्कि स्लो होते जा रहा है और अल्टीमेटली ब्लैक होल के सेंटर की ओर जाकर मानो थम सा गया। पर क्या वो सच्ची में थम गया? जी नहीं। केस 1 में आपने खुद उसके अंदर बैठकर एक्सपीरियंस किया कि वो तो लाइट स्पीड से सिंगुलैरिटी की ओर परपेंडिकुलरली बढ़ते जा रहा था, तो आखिर एक दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखने पर हर चीज ऑपोजिट क्यों नजर आ रही है? वेल, आइंस्टाइन के स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से इस इवेंट को ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन कहते हैं, which means ग्रेविटी का गड्ढा किसी दूसरे मौजूद ऑब्जर्वर के मन में एक ऐसा परसेप्शन क्रिएट करता है कि एज इफ आपने बहुत ज्यादा समय ले लिया सिर्फ इतना सा डिस्टेंस कवर करने के, बट जबकि आपने इतना ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है कि आपको उतना टाइम लगना लाजमी था। यानी टेक्निकली एक्सटर्नल ऑब्जर्वर के लिए ब्लैक होल के अंदर समय मानो अपने आप थम सा गया हो, जबकि जो इंसान खुद ब्लैक होल के अंदर गया हो उसके लिए सारी चीजें बिल्कुल उसी तरह से चल रही होती है जिस तरीके से नॉर्मली चलती आ रही है। लेकिन क्या हम इस थियरी को प्रूव भी कर सकते हैं या बस ये ऐसे ही हवाई बातें हैं जो आई डोंट नो बड़े साइंटिस्ट बस फेंकते रहते हैं? वेल, दे डू हैव अ वे टू प्रूव इट। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया है कि जब भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या सिंपल लाइट किसी मैसिव ऑब्जेक्ट के पास से गुजरती है तो उस ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी के चलते अपनी एनर्जी को खो देती है और लो एनर्जी वाली रेड लाइट में तब्दील हो जाती है, जिसे ग्रेविटेशनल रेडशिफ्ट कहते हैं। मतलब जितनी ज्यादा ग्रेविटी उतना ज्यादा रेड शिफ्ट। बट ये रेड शिफ्ट तो लाइट तब दिखाती है ना जब वो बहुत ही लंबा सफर तय करके हमारे पास पहुंची होती है। So, what does this mean? It means कि भले हमें ऐसा लगता हो कि लाइट महज उस मैसिव ऑब्जेक्ट के पास से गुजर कर आई है, लेकिन असल बात तो ये है कि उस ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशनल कुएं में एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल करके आई है, जिसके कारण वो थक चुकी है और ये रेड शिफ्ट को शो कर रही है।
So now you understand. स्पेस टाइम में वो जो कर्व है वो एक्चुअली में एक्स्ट्रा डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है एक ऑब्जेक्ट के पास होने के लिए। उस कर्व की वजह से किसी ऑब्जेक्ट की ट्रैजेक्टरी में जो डिस्टेंस है वो बढ़ जा रहा है और इसीलिए उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए टाइम को स्लो हो जाना पड़ रहा है। ब्यूटीफुल, राइट? So now I hope all this makes sense to you. And yes, ब्लैक होल में टाइम नहीं रुकता है, चीजें बस एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल करती है हमारी आंखों से छुपकर। बट अब क्योंकि मैंने आपके सवाल का जवाब दिया, अब मेरा आपसे एक सवाल है, which is कि ब्लैक होल्स के इर्द गिर्द मौजूद एक्रीशन डिस्क जो होती है ना, वो एक डिस्क होती है, which means a flat circular structure. बट अगर वो एक फ्लैट स्ट्रक्चर डिस्क है तो फिर पिक्चर्स में और वीडियोस में उसे यूं ऊपर और नीचे की तरफ बेंट क्यों दिखाते हैं? वेल, अगर आपके पास है इस सवाल का जवाब तो कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। और अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर जो वीडियोस आते हैं वो डेली आपके ज्ञान को बढ़ाएंगे और आपको स्मार्टर बनाएंगे एवरी डे। सो सी यू इन अनदर वीडियो फुल ऑफ नॉलेज एंड फुल ऑफ साइंस। टिल देन, एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस लाइक अ किड, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।